हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्या हाल चाल, तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। तो आप लोग के लिए लेकर आए हूं एक तगड़ी सी सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं आज से एनसीईआरटी डिकोडिंग, वो भी फिजिक्स की। बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे तुम लोग कि यार भैया कुछ एक अतरंगी सी सीरीज लेकर आओ जिसमें हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। मुझे लगा कि यार वन शॉट वीडियोस तो आप लोग को दिख ही रहे होंगे हर तरफ, मेरे भी वन शॉट दिख जा रहे होंगे, बहुत सारे और लेक्चर्स दिख रहे होंगे। मैंने सोचा कुछ यूनिक करते, तो मैंने सोचा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज आप लोग के लिए लेकर आता हूं, वो भी नई एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि इस साल से आप लोग की जो एनसीईआरटी है वो एकदम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए आ चुकी है। तो जो भी वीडियो में आप लोग को चैप्टर्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे और बोर्ड्स 2023 2024 को ही ध्यान में रखते हुए इन चीजों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। हाँ जी, तो आगे बढ़ने से पहले जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है। मैं अनअकैडमी में आप लोग को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन भी। और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ऑथर हूँ, राइटर हूँ और मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, जहाँ पे मेरे खुद के चैनल पे 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। और यूट्यूब में मैंने ऑनलाइन लगभग 20 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ अभी तक के। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा रख सकते हो इस इंसान पे कि आपके भैया जो है आपका दिल नहीं दुखाएंगे, बिल्कुल तगड़ा वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप मुझे फॉलोअप कर सकते हो अनअकैडमी में। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार यूट्यूब में रिकॉर्डेड पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब भैया से हमें लाइव पढ़ना चाहिए, तो अगर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी में आप प्लस या आइकॉनिक में मेरे साथ पढ़ सकते हो, जहां पे मैं क्लास 11 एंड 12 के लिए फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। इसी के साथ साथ आप लोग अनअकैडमी में मुझे फॉलो जरूर कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूँ, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो जब भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करो तो इनविटेशन कोड मांगेगा, तो मेरा नाम ZAKI जकी डाल देना, क्लास ज्वाइन हो जाएगी। या अगर आप चाहते हो लाइव मेरे साथ पढ़ना तो आप लोग लाइव सेशंस अटेंड कर पाओगे, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू टेस्ट क्विजेस आप लोग को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चरल वे में अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आपने अपनी घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्लस या आइकॉनिक में आकर आप मेरे साथ घर बैठे एक बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओगे। तो आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम भी अगर डिस्काउंट कूपन आप लोग को चाहिए तो मेरा नाम डाल देना, भैया का नाम काफी है भाई, है ना, डिस्काउंट मिल जाता है, टेंशन ना लो। चलिए भाई, इसी के साथ साथ लाइव क्लास से याद आया, फ्री क्लास से याद आया कि क्या भैया कोई फ्री क्लास आने वाली है। हाँ जी, जो आज मैं लेक्चर में आपको टॉपिक कवर अप कराने वाला हूँ, इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी के, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो तुम्हारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, या लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, तो उन सबको मैं कवर अप करवाने वाला हूँ। 20 जून को मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, ये रहने वाला है रात को 10 बजे। तो लाइव आप इसको अटेंड कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके क्लास को एनरोल कर लेना, फ्रीली आप एनरोल कर पाओगे। इसके अलावा भैया हम तो बाद में देख रहे हैं, हम कैसे करें, अरे भाई अगर आप मान लो 20 तारीख के बाद देख रहे हो तो सेम वही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उस पर क्लिक करना, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो 2x की स्पीड में बढ़ाकर देख लेना फटाफट, लेकिन कवर कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना, फ्री सेशन है, फ्री का तो फायदा उठाना भी चाहिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के हमारे इस दमदार से सेशन को। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इंडेक्स पेज ओपन करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है एक्चुअल में स्पेसिफिकली ये यूनिट आती है किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की पहली यूनिट है जिसके अंदर 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा देखने को मिलेगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले चैप्टर को हम लोग शुरुआत करने वाले। पहले चैप्टर में आज कहां तक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 1.1 से लेकर लगभग 1.6 तक के हम लोग हमारे पूरे टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद फिर आने वाले अपकमिंग 1 या 2 लेक्चर्स और रहेंगे, उसमें आप लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी एनसीईआरटी डिकोडिंग की क्लासेस आप लोग के लिए रेगुलर रहने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो पहली चीज तो ये फिजिक्स का जो पार्ट फर्स्ट है, फिजिक्स का जो पार्ट फर्स्ट है एक्चुअल में ना ये चार्ज की कहानी के ऊपर है। जैसे हर मूवी में एक हीरो रहता है तो उसकी एक कहानी स्टार्ट होती है ना बचपन से। केजीएफ देखे होंगे तो केजीएफ में उसका बचपन से, रॉकी भाई का बचपन दिखाया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे पार्ट 1 फिजिक्स के अंदर जो हीरो है उसका नाम है चार्ज। तो चार्ज की यहाँ पे एकदम इनिशियल स्टोरी से आप चालू करोगे, कैसे वो अभी बच्चा है, बिहेवियर कैसा है, बड़ा हो गया, मूवमेंट करने लग गया तो क्या बिहेवियर आ गया, फिर आगे जाके ना ऐसी पूरी कहानी आप लोग को चार्ज के ऊपर ही लिंक देखने को मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1 फिजिक्स चार्ज की कहानी से। और चार्ज अभी बच्चा है, नन्ना मुन्ना है, छोटा सा है, अभी वो मूव भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे टाइप का चार्ज जो रेस्ट में है, उसके बिहेवियर के बारे में जानना, उसके प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझना, ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस वजह से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर चार्जेस आपको रेस्ट में देखने को मिलने वाले। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करें। हाँ जी, तो जैसे हमने चिल्ला चिल्ला के बात कर ली है कि ये चार्ज की कहानी है, चार्ज की कहानी है, चार्ज की कहानी है,
तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको सबसे पहले चार्ज के बारे में ही जानने को मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इंट्रोडक्शन पैरा आप लोग जैसे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बहुत सारी कथा कहानी लिखी हुई है। पहले वाले पैराग्राफ में आप लोग को ये लिखा हुआ है कि जैसे आप ऑब्जर्व करते होंगे कि यार जब भी आप स्वेटर पहनते हो या सिंथेटिक के कोई कपड़े वगैरह पहनते हो या फिर आप ब्लैंकेट वगैरह आगे पीछे करते होंगे तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि आपको स्पार्क की या फिर क्रैकल टाइप की आपको आवाजें आती, बिजली कड़कने वाले। तो आखिर ये कौन सा फिनोमिना है? ऐसे फिनोमिना आप लोगों ने और भी ऑब्जर्व करे होंगे थंडरस्टॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बिजली कड़कती है तो वो भी एक किस्म से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक कॉमन एग्जांपल है। तो यहाँ पे यही बातें हो रही है कि आखिर ये सब चीजें क्या है यार, ये जो बिजली कड़क रही है ना, कि आप कपड़े वपड़े उतार रहे हो, आपको लग रहा है चार्ज आज मैं कहीं वो थॉर तो नहीं बन गया। तो सेम टू सेम यहाँ पे वही बातें आप लोग को देखने को मिल रही है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ईदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार। कई बार आपने देखे होंगे ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं या फिर कुछ भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे कि कोई भी मेटालिक जिम में अगर जाते होंगे तो वहां पे आप लोग अप्लायंस पकड़े एकदम से तो आपको लगता है झटका लग गया, अरे ये क्या हो। कई बार आप ऑब्जर्व करते होंगे कि किसी को टच करे तो एकदम से आपको चार्ज फील होता होगा, एकदम से करंट टाइप लगता होगा, अरे भाई क्या हो गया भाई, कैसा बिजली कड़क रही है आपके अंदर। तो ऐसा कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व करे होंगे। तो यही सभी चीजों के बारे में इसके अंदर आप लोग को बातें होते हुए देखने को मिल रही है। बेसिक से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आप लोग को बातें हो रही है, पहली तो ये हो रही है कि यार जो स्पार्कलिंग और क्रैकल आप लोग देख रहे हो कपड़ों के अंदर, आखिर ये है क्या, क्या कभी आपने नोटिस करे। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे लाइटनिंग ऑफ क्लाउड की बात कर रही है यहाँ पे, थंडरस्टॉर्म की बात आपने नोटिस करे, यहाँ पे भी कुछ नए में हो रहा है। इसी के साथ साथ इस पैराग्राफ में आप लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक शॉक या स्पार्क आप लोग को देखने को मिलता है जब आप कार के डोर को ओपन करते हो। तो ये सब चीजें आप लोग को यहाँ पे बात हो रही है। तो आखिर ये है क्या, जब आपने नोटिस करे तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व किए होंगे, तो आखिर ये हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे का यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, द रीजन फॉर दीज experiences is discharging of the charges through our body which were accumulated due to the rubbing or the insulating surfaces। क्लियर दोस्तों, मतलब क्या एक्चुअल में ये जो एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है ये एक्चुअल में हो रहा है किसकी वजह से, जो चार्जेस का डिस्चार्जेस हमारे थ्रू हो रहा है। जैसे मान लो हम एक किस्म से अर्थिंग ही हो रहे हैं ना, आपने करंट वाले किसी चीज को पकड़ लिया तो आपको झटका लग गया एकदम से, अरे भाई अरे दादा ये क्या था। क्लियर दोस्तों, तो चलिए भाई इसके बारे में और बात करते हैं आगे। तो वी माइट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट द जनरेशन ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर आगे बात हो रही है यहाँ पे कि दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक गोइंग ऑन द डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है भाई 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 आगे बढ़ते हैं। द स्टैटिक मीन्स, अब यहाँ पे स्टैटिक वर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। स्टैटिक मतलब क्या होता है यार, रुका हुआ। स्टैटिक चार्जेस मतलब क्या हुआ, रुके हुए चार्जेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, ऐसी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है एक किस्म से। अब यार कोई बॉडी चार्ज है, आपने उसको छू दिए सॉरी छी दिए तो एकदम से आपको करंट लग जाएगा। ये क्यों हुआ, जो चार्जेस स्टैटिक फॉर्म में रुके हुए थे और जैसे ही आपने उनको छुए तो अर्थिंग मिल गई और आपने चार्जेस फील कर लिए। तो इन सब के बारे में ही पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे बात हो रही है कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी टाइप की ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर आप चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हो, जो चार्जेस रुके हुए, जो चार्जेस रेस्ट पे, जो चार्जेस स्टैटिक में, उनके बिहेवियर के बारे में जानते हो, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हो कि यार अच्छा चार्ज रुका हुआ है तो ऐसे बिहेव करता है, अच्छा चार्ज रुका है तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है इसकी। समझ में आया कि नहीं। तो इन सब के बारे में डिस्कशन आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो पहला वाला पैराग्राफ के अंदर आपको बस इंट्रो वाली बातें हुई है। मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा आपको टफ लगा होगा या ऐसा कुछ लगा होगा कि अरे भाई क्या ही पढ़ा दिया तो क्लियर है सब लोग को यहां तक के, जल्दी बताएं। काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया थंडरस्टॉर्म वाला क्या कॉन्सेप्ट है। आप जानते होंगे जब बिजली कड़कती है तो एक्चुअल में बादलों के अंदर क्या रहते हैं, आइस फ्लैक्स रहते हैं, है ना, या आइस फ्लेक्स, क्या बोलते हैं, फ्लेक्स बोले तो होता क्या है एक्चुअल में ये रब करते एक दूसरे से, और जब इनके बीच में रबिंग होती है, चलो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो ये बादल है, वाह 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 वाह। आप जानते हो कि बादल टकरा रहे हैं, आइस फ्लैक्स जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो चार्जेस यहाँ पे, बादल तो अभी न्यूट्रल है लेकिन जैसे टकरा रहे हैं, रबिंग हो रही है, तो चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे लाइक इस तरफ में पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इस तरफ में नेगेटिव आ गए। अब ये कैसे हो रहा है तो इसके बारे में ना अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि ऐसा हो गया, आइस फ्लैक्स होने की वजह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब देखो ग्राउंड में आप लोग मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा क्या, जो बादल है
उसके जो पॉजिटिव चार्जेस वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर तरफ खींचेंगे और यहाँ के नीचे आएंगे। तो फिर आप देखोगे कि एकदम तड़कती भड़कती बिजली खड़ 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 होते हुए देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो कार का एग्जाम्पल इसने दिया, आप जानते होंगे कि जब गाड़ी चलती है, वाह, तो पेट्रोल जलता है, ये तो पता है हमें। तो गाड़ी जैसे मूव कर रही है, मान लो गाड़ी चल रही है, तो आप जानते होंगे कि जब गाड़ी मूव करती है तो उस टाइम पे ना ढेर सारे स्टैटिक चार्जेस इसके सामने में आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो जैसी गाड़ी रुकी है ना, सामने से आपका किसी ने स्वागत किया, अरे 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 आइए दामाद जी आइए, और गेट खोले एकदम से, तो दामाद जी का गेट खोलने के चक्कर में सामने वाले को चार्जेस उसके थ्रू ग्राउंड हो गए, तो उसको फील हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि स्टैटिक चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए जब कार मूव कर रही थी। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल क्या था इसके अंदर, आई थिंक कि कोई बॉडी, मेरे ख्याल से इतना ठीक है ना, इतना तो ठीक है। या इसके अलावा एक और एग्जांपल ये ले सकते हो कि कोई एक चार्ज बॉडी है, उसको छू लिए तुम लोगों ने, तो चार्जेस आपके ऊपर से ही जाएंगे ना। तो बस ये था, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही हम वो बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भैया, तो चलिए बात करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि इतिहास में, आपको इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखोगे तो जो क्रेडिट जाता है एक्चुअल में ये जाता है किसके ऊपर? ये जाता है भैया ग्रीस के ना एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मिलेटस। तो मिलेटस ने इसके बारे में आप लोग को डिस्कवरी करते हुए देखने को मिला था। इन्हें क्या करे थे, एक एम्बर को रब करे थे सिल्क के साथ, तो ऑब्जर्व करे थे कि यार कुछ देखने को मिल रहा है, यार कुछ अपोजिट टाइप के चार्जेस अलग अलग बॉडी के अंदर आ चुके हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, इस टाइप से। क्लियर दोस्तों? इसी के साथ साथ एक्चुअल में जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो कॉइंड हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से कॉइंड हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन नाम का वर्ड था, जिसका मतलब होता है एम्बर। क्लियर दोस्त? आगे बात करते हैं। मैनी सच पेयर ऑफ द मटेरियल वर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, आप जानते हो कई ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जैसे इसको रब करें। क्लियर दोस्त? मैंने क्या करा, थर्माकोल की जो छोटी छोटी बॉल्स रहती है ना, देखे होंगे, जिनको हम लोग पिट बॉल कहते हैं। तो जैसे आपने रब करे तो हुआ क्या, ये बॉडी चार्ज हो गई और वो जो थर्माकोल की बॉल रहती है वो इससे अट्रैक्ट हो जाती है। हाँ या ना? यही कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ही क्लियर है। तो जो यहाँ पे जो मिलेट भैया है, इन्होंने क्या करे थे, एक एम्बर को वुल के साथ रबिंग करे थे, और जब इन्होंने रबिंग करे तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअल में रबिंग करने के बाद कई सारे ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं जो उससे जाके अट्रैक्ट होने लग गए। और जब वो उससे अट्रैक्ट होने लग गए तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि अरे यार कुछ ना कुछ तो है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। रबिंग करने के बाद एम्बर और वुल को कुछ तो हुआ है, कुछ तो आया है, कुछ तो चीज है ना। तो उसी के साथ डिस्कवरी हुई चार्जेस की। चलिए भाई, तो बहुत ही घटिया सी स्टोरी थी। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में जानते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन द टू ग्लास रॉड इज रब विद द, चलो भाई काम करते हैं, ये बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, इसको मैं आपको छोटे से में समझा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे देखो, मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली एक रॉड लिया, उसको रब करा दिया सिल्क से। क्लियर दोस्त? मैंने एक और रॉड लिया, ठीक है ना, ग्लास रॉड। कौन सी रॉड? सरिया नहीं भाई, अंबर सरिया, ओए होए। चलिए भाई, तो ध्यान देते। तो एक और हम लोगों ने ग्लास रॉड लिए, उसको रब कर दिए। अब देखो, पहली वाली ग्लास रॉड लिए, उसको रब कर दिए सिल्क के साथ, दूसरे के साथ भी सेम यही किया गया। अब ध्यान से हमने क्या करे, रबिंग करने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिए, सिल्क के क्लॉथ को भी अलग कर दिए और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लास रॉड को भी सेम यहाँ पे भी अलग अलग कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि जो ग्लास रॉड है उसको, पहली वाली ग्लास रॉड और दूसरी वाली ग्लास रॉड, दोनों को एक दूसरे के करीब लाया। मैंने ऑब्जर्व किया कि अरे दादा ये तो रिपेल हो रहे हैं। समझ में आया? इसी के साथ साथ जो ये क्लॉथ था पहले वाले का और दूसरे वाले का, इन दोनों को मैंने साथ में लेकर आया, तो भी मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये दोनों भी जैसे ग्लास रॉड एक दूसरे से रिपेल हुई, सेम टू सेम ये भी एक दूसरे से रिपेल हो गए। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ग्लास रॉड थी उसको ना एक सिल्क के कपड़े के साथ रख दिया। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अरे बाप रे बाप, कि अरे भाई ये तो अट्रैक्ट हो गए। तो यहां से ये चीज समझ में आई कि यार जब मैंने सिल्क के कपड़े को ग्लास के टुकड़े के साथ रबिंग शबिंग किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि रबिंग होने के वजह से चार्जेस यहाँ पे हमको देखने को मिले, चार्जेस का ट्रांसफर होते हुए देखने को मिला। तो किसी एक में आप लोग को किसी एक टाइप का चार्ज आ गया, किसी एक में दूसरे टाइप का चार्ज आ गया। तो हुआ ये कि ग्लास जो रॉड थी उनके अंदर कुछ ऐसे सेम टाइप के चार्जेस आए होंगे जिस वजह से ये रिपल्शन हो गया, और क्लॉथ के अंदर भी कुछ सेम टाइप के चार्जेस आए होंगे जिसकी वजह से रिपल्शन हो गया। और हमने ऑब्जर्व करे कि यार देखो, इसके अंदर किसी एक टाइप का चार्ज आया,
और इसके अंदर भी किसी एक टाइप का, तो यार ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहे होंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। तो यहां से हमें चार्जेस के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार कुछ एक फिनोमिना है, कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसको यार हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। जो दो टाइप्स हमको देखने को मिल रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम वही फिनोमिना जो आप लोग आगे जाके देखने वाले हो। यही सब यहाँ पे आप लोग को डिस्कवरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरे के पूरे वाले पैराग्राफ के अंदर आप लोग को वही देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी रीड कर सकते हो कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड रब विद द वुल और अ सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट टुगेदर टू क्लोज ईच अदर दे रिपेल ईच अदर। भाई वही बात हुई। Then the two strand of wool or two piece of cloth with which the rod were rubbed also repel each other. फिर आगे क्या करेगा? However, the glass rod and wool attract each other. Similarly, the two plastic rod rubbed with the cat fur. ये दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। बाकी ये भी सेम टू सेम इसी के जैसा आप लोगों को केस देखने को मिला। तो यहां से ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला कि यार कुछ तो नहीं में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साइंटिस्ट भैया ने कंक्लूड करे कि यार कुछ दो टाइप की एंटिटी है जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस कह सकते हैं, ठीक है ना जो, और इनका जो नेचर है अलग अलग टाइप का। एक जो है रिपेल टाइप का है, एक जो है वो अट्रैक्टिव फॉर्म का है। तो यहां पे वही बात आप लोग को देखने को मिली कि देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। वी फाइंड दैट वन इज लाइक चार्जेस रिपेल करते एक दूसरे को और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा गया? पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। तो आई होप तुम लोग को यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ देखो आगे भी ना सेम वही कहानी वहानी आप लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क द रॉड एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही। रब करने के बाद ग्लास रॉड में किसी एक टाइप का चार्ज आ गया था और सिल्क ने किसी दूसरे टाइप के चार्ज को एक्वायर कर दिया। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाई। ऐसा आप देखते होंगे कोई भी दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अगर रब किया जाए तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। मतलब क्या कि अलग अलग टाइप के चार्जेस उनके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाई ग्लास रॉड इज ब्रॉड इन कॉन्टेक्ट विद द सिल्क विथ विच इट इज रब्ड, हाँ जी, जिससे वो रब्ड हुआ था ग्लास रॉड, अगर उसके पास वापस से लेकर गए, मतलब इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड को, सिंपल वाली को नहीं, इलेक्ट्रीफाइड जिससे रबिंग करें और वापस उसी के पास लेकर आओगे तो फिर कुछ नहीं देखने को मिलने वाला। ये याद रखना। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे वही आप लोग को देखने को मिल रहा है कि देयर इज नो लॉन्गर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर द ऑब्जेक्ट एज दे डिड नॉट बी। कोई इलेक्ट्रिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो ये पैराग्राफ के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को देखने को मिलने वाली है अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन भैया ने हमें ये बताया कि यार अभी तक क्या आप ये जान रहे थे कि किसी एक टाइप का चार्ज और किसी एक टाइप का चार्ज, ऐसी बात हो रही थी और एक दूसरे से अपोजिट है। तो इन्होंने क्या करें कि यार जैसे मैथ्स के अंदर आप देखते होंगे कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वन नेगेटिव वन एक दूसरे के साथ रखें तो वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव वन माइनस नेगेटिव वन, जीरो होगी। तो चार्जेस भी आप जानते हो या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है। तो फ्रैंकलिन भैया ने यहाँ पे हमें कहे कि चार्जेस यहाँ पे दो टाइप के नेचर को देखने को मिल सकते हैं। एक देखने को मिल सकता है या तो पॉजिटिव और दूसरा देखने को मिल सकता है या तो नेगेटिव। या अगर कोई चार्ज वहां पे नहीं है इसका मतलब या फिर बॉडी क्या हो गई, किस्म से न्यूट्रल हो गई। क्लियर दोस्तों? तो ये चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को लिखा होगा कि बाय द कन्वेंशन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड और द कैट फर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड दैट द प्लास्टिक रॉड और द सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और ग्लास रॉड दोनों एक दूसरे के करीब जब हम लेकर आ रहे थे, इससे पहले वाले एग्जांपल में देखे थे, तो रिपेल इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस सेम टाइप थे, इसमें नेगेटिव रिपेल करेंगे और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव थे। क्लियर दोस्तों? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। और जब किसी भी टाइप के कोई चार्जेस आप लोग को देखने को नहीं मिले इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। बॉयज स्कूल के लड़के तो बेचारे न्यूट्रल ही रहते हैं, उनने कहाँ चार्जेस को देखे यार। आपको एनसीईआरटी के अगले पेज में, थर्ड पेज में ये लिखा हुआ है कि अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपको कभी भी किसी स्पेसिफिक बॉडी में कितने चार्जेस है, कैसे है, क्या है, उसको डिटेक्ट करना है तो आप लोग को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप लोग इसको कर सकते हो। वैसे ना ये पहले सिलेबस में बहुत डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को दिया हुआ था, अब ये सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना इसके बारे में आप लोग को आने वाला है। क्लियर दोस्तों? तो ज्यादा टेंशन ना लो। एक स्पेसिफिक यहाँ पे डिवाइस रहा करता था, उस डिवाइस के पास अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेकर आ गया जो चार्ज है तो वो उससे जैसे कॉन्टेक्ट में आता था तो वो डिवाइस जो है
इलेक्ट्रोस्कोप ये बता देता था कि अच्छा इसके पास इस टाइप का चार्ज है। क्लियर दोस्त? लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि यार भैया तो कंफ्यूज हो चुके हैं, नहीं बता रहे, चलो बता देता हूँ। तो देखो, इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप होता था आप लोग का, ऐसा कुछ इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्त? यहाँ पे ना इस तरीके से आप लोग को ऊपर में ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहा करता था। अगर मान लो आपने कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट को लेकर आया जो कि चार्ज्ड है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और आप लोग को करना क्या रहता था, इसको इससे टच कराना रहता था। तो आप इसको इससे टच जैसे ही कराते थे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो रहते थे वो ऊपर चले जाते थे, और यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस आपको पॉजिटिव बचे देखने को मिल जाते। अरे एक बॉडी में मान लो न्यूट्रल बॉडी, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी इक्वल अमाउंट के, नेगेटिव भी इक्वल अमाउंट के। अब देखो ना, समझो कोई एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव है, तो साजन जी घर आए है ना, तो दुल्हन क्यों शर्माए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चल जाएंगे। सीधी सिंपल बात है। पॉजिटिव जब आपके दर पे आया है तो यहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो नेगेटिवली चार्जेस है वो सभी के सभी ऊपर चल जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से चार्जेस रह जाएंगे, बस यहाँ पर रह जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। और ये जो दोनों एक दूसरे की तरफ, ये जो प्लेट्स है एक दूसरे से रिपेल करने लग जाते थे। इससे समझ में आ जाता था कि अच्छा भाई ये वाला चार्ज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंट वगैरह ये वो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि है भी नहीं एग्जाम में, डिलीटेड है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा अगर चार्जेस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आप लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हो। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप गोल्ड लीफ को यूज़ करो, आप मेटालिक लीफ भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आगे बात है आप लोग से हो रही है कि यार क्यों मटेरियल बॉडी एक्वायर कर लेता है चार्जेस। अब एक बात बताओ, कोई भी एक स्पेसिफिक बॉडी पहले तो न्यूट्रल ही रहेगी ना। थोड़ा लॉजिक यूज करो, अगर कोई बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट के इलेक्ट्रॉन, इक्वल अमाउंट के आप लोग के पॉजिटिव चार्जेस, आप लोग को मतलब ऐसा समझ लो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो बॉडी न्यूट्रल है अभी। अब यार ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, ठीक है भैया, मान लो उससे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट गए। मेरा कहने का मतलब है कि पहले वाला एक एग्जांपल ले लेते, लेट से कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब एक बात बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी क्या हुई अभी किस्म से न्यूट्रल हुई। अब मैंने क्या करा, मान लो कि यार इस बॉडी से लेट से 10 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो क्या हुआ, अरे बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई ना। अगर मान लो कि यार 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, मतलब ये बॉडी कैसी हो गई, एक्सेसिव और इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। बस यही है और कुछ भी नहीं है। आप लोग यही फिनोमेना आप लोग ऑब्जर्व करते रहते हो। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि भैया चार्जेस यहां से इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ जी भैया, जब आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रब करते हो, मान लो आपने 2 ऑब्जेक्ट को रब करे, तो जब रबिंग करोगे तो क्या होता है, रबिंग करने की वजह से आप अपने हाथों को करके देखो, जब आप अपने हाथों को रब करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका हाथ जो है गर्म होने लग गया है। आपका हाथ गर्म होने लग गया मतलब थर्मल एनर्जी जनरेट होने लग गई। थर्मल एनर्जी जब जनरेट होगी तो जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिलेगी क्या, एनर्जी। वो चाहेगा कि यार मैं इस धरती को छोड़कर कहीं और चले जाऊं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर दूसरी बॉडी में चला जाएगा, तो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, हाँ या ना। तो ऐसे ना चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर होते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक ये क्लियर है। तो यहीं पे आगे पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आप लोग को समझाया हूं कि अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर आप लोग को इलेक्ट्रीफाई करना है ना, या उसको स्पेसिफिकली चार्जेस उसके अंदर आप लोग को मतलब दिखाना है कि यार ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर से या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज को, समझ में आया ना, ऐड या रिमूव करना पड़ेगा, तब ये काम हो सकता है। तो यहां पे वही चीजें आप लोग को देखने को मिल रही होगी। अगर आप चाहो तो एक बार इसको पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। लेकिन भैया हमारे पापा ने तो पूरे फ्री क्लास है ना, प्लस क्लास में बोलते तो मान भी लेता। ठीक है भैया, आपके पापा ने इंटरनेट के पैसे दिए, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। तो व्हेन वी से दैट द बॉडी इज चार्ज, वी ऑलवेज रिफर टू द एक्सेस चार्जेस और डेफिसिट ऑफ द चार्जेस, है ना, या फिर किसी बॉडी के अंदर एक्सेसिव चार्जेस आ गए या चार्जेस की कमी हो गई है। In solid, some of the electron being less tightly bounded in an atom are charged which are transferred from one body to the another. A body can thus be charged positively by losing some of electron. हाँ है ना, अगर कोई बॉडी को चार्ज्ड होना है तो हम लोगों ने क्या करे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी करा दिए थे। देखो इलेक्ट्रॉन की कमी करा दी थी, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। और आगे वाली लाइन में यही लिखा होगा कि क्या लिखा होगा, कहाँ गई लाइन, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हाँ जी। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। आपने अगर किसी बॉडी को एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज ना रहते हुए अब नेगेटिवली चार्ज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है यार कि व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ, thus the rod get positively charged and the silk get negatively charged. No new charge is created in this process by rubbing. है ना, ऐसा नहीं है कि रबिंग करने के बाद जैसे चार्जेस पैदा हो गया है तेरी तो अब नए चार्जेस आ गए ऐसा नहीं होता है कुछ। समझ में आया ना? समझ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? चार्जेस का रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना, जैसे एनिमल और चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आगे देख लो। So no new charges is created in this process by rubbing. Also the number of electron that are transferred is very small fraction of the total amount of electron in the material. मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे अगला टॉपिक आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा होगा भैया, हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा एक सेकेंड मेरे ख्याल से तो यहां तक के सभी चीजें क्लियर होगी यार, जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना। जी हाँ, चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में ये होता क्या है। बचपन से 50 बार पढ़े हुए हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। भैया बस का कंडक्टर और ये कंडक्टर में डिफरेंस है क्या? देखो बस का कंडक्टर भी एक काम वही कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है पैसेंजर को, कि चलो 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 भैया चलो चलो, दिल्ली चलो, मुंबई चलो, आगरा चलो, कहीं तो चलो। मतलब क्या कर रहा है, फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर समझे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है, एक्चुअल में ये चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो कराने के लिए कह रहा है कि भैया चलो चलो मेरे अंदर से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, कंडक्टर एक ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए कहते हैं कि भैया आपका स्वागत है, हम तो आपके लिए खड़े हैं, जाइए यहाँ से, दौड़िए, निकलिए। तो ऐसे टाइप का मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने के लिए, वो कहलाता है कंडक्टर। कंडक्टर अगर आप लोग देखो तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से भी समझ सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग का कोई भी फेवरेट एग्जाम्पल जो कंडक्टर के लिए हो सकता है ना। कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हो आप लोग, वो कंडक्टर हो सकता है। कंडक्टर क्या हम इंसान भी है? हाँ जी, हम इंसान भी कंडक्टर ही है। इस वजह से हमें शौक लग जाता है। क्लियर दोस्तों? भैया शौक तो मुझे तब भी लगा था जब उसने मुझे कही थी कि 11th के बाद हम साथ रहेंगे, लेकिन वो 12th में किसी और के साथ है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो इसी के साथ साथ याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज, अर्थ, ये सभी के सभी कंडक्टर है। अर्थ भी कंडक्टर है। क्लियर दोस्त? इसी वजह से चार्जेस धरती माँ संभाल लेती है अपने ऊपर चार्जेस, है ना, कि बोले लाओ, बोले मेरे ऊपर चार्जेस दे दो। चलिए भाई आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए बोलते हैं कि अरे नहीं, ना 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 मेरे अंदर से नहीं जाओगे। तो ऐसे टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, जो आप लोग को माइका वगैरह, जो आप लोग को अच्छा लगे। माइका वो नहीं है यार, कैसी बातें चल रही है, शर्म करो लड़कों, है घर जवाई बनना है क्या? चलो भाई आगे बात करते हैं। तो इन सबको कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इन दोनों के बीच में लाया करते हैं। कभी कभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी वो कंडक्टर की तरह। तो ऐसे कौन होते हैं? स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार से नीचे आते हैं और पढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी जो देखने को मिलती है इसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के ऐसे टाइप के मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर में बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह नहीं, इंसुलेटर की तरह। और जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है तो होता क्या, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। क्लियर दोस्तों? तो याद रखना सेमीकंडक्टर के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। वहां पे इसको अच्छे से डिटेल में समझ रहे हो ना, एकदम रगड़ रगड़ कर पड़ेंगे, तो टेंशन ना लो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। आगे की लाइनें वही सब लिखी हुई है कि व्हेन सम चार्जेस इज ट्रांसफर टू द कंडक्टर इट रेडिली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। इसी के साथ साथ याद रखना वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कंडक्टर, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर इसके अंदर चार्जेस आए तो चार्जेस अपने आप सरफेस पे चले जाएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ये कैसे हो रहा है भैया? आगे देखेंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन वगैरह में समझेंगे इसको। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे इससे चार्जेस पास आउट होते हैं तो ये उनको सरफेस में नहीं भेजते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये उनके अंदर ही समा जाते हैं। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, मान लो ये कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर वाला स्फीयर है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रीफाई करूँगा तो इसके चार्जेस जो है ये सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों?
ये चीज़ एनसीईआरटी ने उसमें कही। और साथ ही साथ इंसुलेटर की केस की बात करूं तो इलेक्ट्रीफाई जैसे करोगे तो चार्जेस के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे इस तरीके से। समझ में आया? तो अब आप बोलोगे भैया इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर भी चार्जेस रुक सकते हैं। अरे भाई, कंगी वंगी को ऐसे जब आप लोग करते हो और पेपर वेपर उड़ाकर, जब बचपन में आप लोगों ने क्लास 3 में रिया को या फिर सविता को आपने इम्प्रेस करे होंगे, वो कैसे करे थे? पेन से करे थे? पेन कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट था क्या? नहीं ना, वो तो समझ गए ना क्या था, इंसुलेटर था। तो इंसुलेटर अपने अंदर चार्जेस को रखे रहता है, सेम टू सेम यही हुआ ना, हाँ है ना। और इसी कॉन्सेप्ट से फिर वो जादू हो जाता है ऐसा वाला, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ सम चार्जेस इज पुट ऑन द इंसुलेटर इट स्टे एट सम प्लेसेस, यू विल लर्न दिस विल हैपन इन नेक्स्ट चैप्टर। चलिए भाई, तो आगे बात करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेल्स अस व्हाई नायलॉन एंड द प्लास्टिक कॉम गेट इलेक्ट्रीफाई ऑन कॉमिंग ड्राई हेयर। वही चीज़ कि यार जब आप कंघी वंगी कर रहे हो ना, एकदम आज आप डेट पे जा रहे हो और सोचे कि बाल वाल सवार लूँ, तो चलिए भाई सवार लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो कॉम वगैरह है ना, कॉम वो नहीं जिससे आप बिलोंग करते हो कंघी। यार भाई कंघी जो है इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? तो ये कॉन्सेप्ट इस वजह से हो रहा है। कई बार आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर चार्जेस कैसे आ जा रहे, तो वो इस वजह से आ रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। आगे बढ़ते। हाँ जी भाई, स्पून में देखने को ये चीज़ नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि चार्जेस आपके थ्रू निकल जाते हैं। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं। द चार्जेस ऑन द मेटल लीक थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टिव of electricity. However, if the metal rod with the wool or plastic handle is rubbed with वही बात हुई यार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। बोर हो रहे हो ना? एनसीईआरटी में एक ही चीज को 50 बार वही बात होकर रहे, दिमाग का नहीं हो गया। लेकिन पढ़ना जरूरी है मेरे भाई वरना नंबर कट जाएंगे मेरे भाई। चलो भाई आगे बढ़ते। तो अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। याद है मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कहा था कि पार्ट 1 फिजिक्स जो है एक्चुअल में ये चार्ज की कहानी है। समझ में है ना? चार्ज की एक दास्तान है। तो चार्ज के जो दास्तान इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया है वो ये है कि चार्ज अभी रेस्ट पे, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि यार वो कुछ इस तरीके से बिहेव करता है कि यार एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव होता है। क्लियर दोस्त? पॉजिटिव चार्ज जो है अगर नेगेटिव के साथ आ जाए तो अट्रैक्ट जाता है। अगर सेम टाइप के चार्जेस लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं। हाँ या ना? तो ये सभी क्या थे? स्पेसिफिकली उसके बिहेवियर थे, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि स्पेसिफिकली इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो याद रखना ढेर सारी प्रॉपर्टीज आप लोग को देखने को मिलने वाली है इसकी, लेकिन मेनली जो प्रॉपर्टीज है वो 3 ही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को याद रखना है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुने होंगे कि चार्ज नहीं सुने होंगे, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज क्या है? तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो 2 चार्ज आपने लिए और उन चार्जेस का स्पेसिफिक साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? डिस्टेंस ज्यादा है, चार्जेस पिद्दू पिद्दू से है, तो इस वजह से उनको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम देन वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये क्लियर है। इसके अलावा ना एक टेस्ट चार्ज भी होता है, तो इसको हम लोग ना अगली क्लास में समझेंगे कि वो टेस्ट चार्ज क्या होता है। क्लियर दोस्त? तो पॉइंट चार्ज के पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चलो समझाई देता हूँ। टेस्ट चार्ज के पास नहीं होता, बेचारा समाज में कोई इज्जत ही नहीं है उसकी, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ना तो कोई ढंग की मैग्नीट्यूड है, कुछ नहीं है, बस जी रहा हूं मैं है ना, वजह तुम हो। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसका नाम है एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? मान लो कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 चार्ज है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। मैंने कहा कि यार इस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है? तो आप कहोगे भैया Q1 प्लस Q2 चार्जेस। आपने क्या करें? आपने उस सिस्टम के अंदर जितने चार्जेस प्रेजेंट है उन सब का एल्जेब्रिक सम करा दिए और आपने डायरेक्टली मुझे बता दिया कि भैया इसके अंदर 2 चार्ज है। मैंने कहा कि यार बताओ इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो बताओ टोटल चार्जेस कितने हुए? मतलब मान लो इसके अंदर n चार्जेस प्रेजेंट है। मैंने कहा कि भाई बॉडी के अंदर कितने चार्ज? तो आप कहोगे भैया जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी इस बॉडी के अंदर वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेकर Qn चार्जेस तक के। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिक्टिविटी की। तो एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी सिस्टम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है उन सब का आप एल्जेब्रिक सम कर दोगे और नेट वैल्यू आप लोग निकाल के दे दोगे। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इफ अ सिस्टम कंटेन 2 पॉइंट चार्जेस लाइक Q1 and Q2
The total charge of the system is obtained simply by adding the algebraic sum of q1 and q2. The charges are add up like real number as they are scalar, like the mass of the body. If a system contain n number of charges, then वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेकर Qn नंबर ऑफ चार्जेस तक है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब आप कहोगे कि भैया चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है, हाँ जी, डायरेक्शन है, नहीं है। इस वजह से तो स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को हम लोग एड ऑन कर दे रहे हैं, वेक्टर फॉर्म से नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? सुपर पोजिशन वाले कॉन्सेप्ट है, वहां पे वेक्टर समेशन के साथ हम लोग करने वाले। क्यों? क्योंकि वहां पे जो चार्जेस का फोर्स रहेगा वो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर दोस्त? तो स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूजन तो नहीं है। स्केलर मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। भैया ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? सुनो, मान लो मैंने कहा कि यार मैं ना 200 की स्पीड से भागूंगा। मैंने क्या बताया? 200 स्पेसिफिक एक वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड क्या है? वैल्यू है। तो स्पीड क्या है? एक किस्म से स्पीड स्केलर है। मैंने कहा मैं 200 की स्पीड से वो उधर गड्ढे की तरफ भाग जाऊंगा। मतलब मैंने क्या करा? मैंने अपनी वैल्यू भी बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया, साथ ही साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दिया। तो वो क्या हुआ? वेलोसिटी। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी के बीच में ये डिफरेंस है कि स्पीड मैग्नीट्यूड है, सिर्फ कैरी कर रहा है, इसलिए स्केलर है, और वेलोसिटी के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। इसलिए आप देखते होंगे चार्ज v वेलोसिटी के साथ जब भागता है, मतलब चार्ज भाग रहा है v वेलोसिटी के साथ, मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं भाग रहा है। देखते रहते होंगे आप लोग। इस वजह से वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं किसके अंदर? स्केलर के अंदर, नहीं वेक्टर के अंदर। तो जो चार्ज है इनके पास से मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो एडिंग करे हैं चार्जेस की, वो एल्जेब्रिक सम में करें। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी रहता तो हम लोग वेक्टर समेशन करते, फिर वेक्टर समेशन का रूल लगाना पड़ता, हमें कथा कहानी आगे बढ़ जाती। चलिए आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ याद रखना, यहाँ पे ना इस पैराग्राफ के अंदर अब चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं या तो वो पॉजिटिव में देखने को मिल सकते हैं, नेगेटिव में देखने को मिल सकते हैं, या फिर जीरो हो सकते हैं। लेकिन जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव नेचर के ही आपको शो होंगे। इसके साथ साथ जो चार्जेस है वो स्पीड पे कभी डिपेंड नहीं करते। मान लो आपने ऐसे चार्जेस प्रोड्यूस करे और घुमा रहे हो और 3-4 चार्जेस ऐसे छटक के इधर उधर चले गए, ऐसा कभी नहीं होता। चार्जेस कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन मास करता है। आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपके पापा आपको शाबाशी देंगे सेम मास से, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, समझ गए ना। और मास फिर ऐसा पड़ेगा आपको कि दादा चलते तो मास, दादा बोले तो मास, समझे ना, दादा हिलते तो मास, मामा मास। समझ गया कि नहीं भाई? कोई भी देखकर पहचान जाएगा कि यार मार पड़ी। क्यों? क्योंकि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। और फिर क्या होता है कभी आप करके देखिए। आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ मास जो है, जो चार्जेस है, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं, और या तो जीरो हो सकते हैं। इस वजह से वो या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फॉर्म का नेचर आपको शो करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। लाइक अर्थ हो गया, मून हो गया, या अर्थ हो गया और सन हो गया। ये आज के टाइम की निब्बा निब्बी वाली रिलेशनशिप नहीं है भाई। ये करोड़ों सालों से एक साथ है, दूर होने के बाद भी एक साथ है। समझ में आया ना? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। चलिए भाई, दूर रहकर भी हम एक दूसरे से करीब है करोड़ों सालों से। समझ में आया ना? तो इसलिए मास से सीखो भाई कैसे रिलेशनशिप निभाते हैं। आगे बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोग को, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और कुछ एडिशनल चीजें मैंने आप लोग को और बता दिया। अगली प्रॉपर्टी इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्जेस इज कंजर्व्ड। क्या मतलब होता है? पहले पैराग्राफ पढ़ ले, फिर उसके बाद समझते हैं कथा कहानी क्या है, ठीक है ना। सो पहले समझ लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मान लो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक चार्ज बॉडी है, पहले एकदम ईजी तरीके से समझते हैं। एक बात बताओ, एक कोविड पेशेंट को नॉन कोविड पेशेंट के साथ एक रूम के अंदर आइसोलेट कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करोगे, जिसको कोविड था उसको तो रहेगा ही, और जिसको कोविड नहीं था उसको भी कोविड हो जाएगा। मतलब क्या हो? कोविड का कंजर्वेशन हुआ है ना? हाँ या ना? तो सेम टू सेम चार्जेस के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप क्या करोगे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, मान लो इसके पास 4 चार्जेस थे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रख दोगे जिसके पास 0 चार्जेस है। जब आपने चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ आइसोलेट कर दिए तो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो चार्जेस है वो दोनों बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब इस बॉडी के अंदर 2 चार्ज देखने को मिलेंगे और इस बॉडी के अंदर भी 2 चार्ज देखने को मिलेंगे। मतलब इसके पास 2 चार्ज, इसके पास 2 चार्ज। इनिशियल में चार्जेस कितने थे? 4 चार्जेस, 0 + 4 4,
और यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे भी 4। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियल चार्जेस फाइनल चार्जेस के बराबर हो गए। ये प्रॉपर्टी कहला रही है कि चार्जेस यहाँ पे कंजर्व्ड हुए, चार्जेस ना तो क्रिएट हुए ना तो डिस्ट्रॉय हुए, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। तो इस तरीके से कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। कई क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आगे देखने को मिलेंगे कि लाइक एक ऐसी बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, जो ज़्यादा चार्ज्ड है एज कम्पेयर टू दूसरे चार्ज बॉडी के, दोनों एक साथ आ गए, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ आइसोलेट होने के बाद दोनों के अंदर इक्वल चार्जेस हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, आगे बात करते हैं। तो चलिए भाई, वी हैव ऑलरेडी हिंट दैट द फैक्ट व्हेन द बॉडी आर चार्ज बाय रबिंग देयर चार्जेस आर ट्रांसफर्ड। हम जानते हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी ट्रांसफर ही हो रहा है। हाँ जी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नो न्यू चार्ज वर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अ पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हेन वी रब टू बॉडी, व्हाट वन बॉडी गेन चार्जेस, अदर लूजेस। यही हो रहा था ना भाई। अरे भाई रब कर रहे थे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे बॉडी में चल जा रहे थे, तो दूसरे बॉडी में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन में जा रहे, तो वो गेन कर रहा है और ये लूज कर रहा है, तो मास में भी डिफरेंस आ गया ना। हाँ जी, इसी के साथ साथ आगे लिखा हुआ है, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडी ड्यू टू द इंटरेक्शन अमंग द बॉडी, चार्ज में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट इट इज फाउंड दैट टोटल चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब क्या हुआ, हमने ये ऑब्जर्व करे कि यार जब आइसोलेट करे तो एक बॉडी में मान लो भले ही ज्यादा चार्ज थे, दूसरे में कम थे, लेकिन बाद में आइसोलेट करने के बाद चार्जेस यहां रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले वाले केस में चार्जेस ज्यादा थे और बाद में कम हो गए। भाई इनिशियल में चार्जेस और फाइनल में चार्जेस बराबर ही देखने को मिले, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी चार्जेस कैरी बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्जेस कैरी पार्टिकल मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द सेम प्रोसेस। भाई ये वाला उड़ा देना, ये वाला उड़ा देना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि तुम लोग को समझ में आ गया, हाँ या ना। अगली प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आइए जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी आप लोग को यह समझाता है कि चार्जेस हमेशा आप लोग को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस में ही देखने को मिलेंगे। मतलब क्या, मतलब जैसे आप कोई सब्जी लेने गए तो बोलते हो ना कितने रुपए किलो दे रहे हो, फिर आप बोलोगे भैया एक बॉल कितने की, दो बॉल कितने की, हर चीज को क्वांटिटी के हिसाब से नाप रहे हो। तो चार्जेस किस क्वांटिटी में आप लोग को देखने को मिल रही है? क्या चार्जेस 1 किलो के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं, आधा किलो में मिल जाएंगे, 1 डजन 2 डजन, 1 लीटर में चार्जेस तो नहीं आता भैया 1 लीटर चार्ज पैक कर देना, ऐसा तो नहीं होता। चार्ज या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, या फिर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, या तो चार्ज 0 होता है। तो इस वजह से चार्ज को समझाया गया कि वो किस तरीके से प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया कि जो चार्जेस है वो एक्चुअल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सबसे छोटा चार्ज जो कि स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है आज के वक्त। तो ये इस फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब क्या, चार्ज या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, या 0 हो सकता है, -1000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -200 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस तरीके से। तो मतलब क्या, चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल पे आपको देखने को मिलने वाले। मतलब क्या, चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस में देखने को मिलने वाले। समझ में आ गया, हाँ या ना। इंटीजर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, अब इंटीग्रल इतने बार बोल दिया, तो क्या चार्जेस फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे? 11/17 E ऐसा प्रेजेंट देखने को मिलेगा? 77.5 E ऐसे देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैंने 2 बार बोला, थोड़ा लॉजिक यूज करना, समझ में आ जाएगा। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो क्वांटाइजेशन की फिनोमिना समझ में आया कि क्वांटाइजेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि चार्जेस कितने प्रेजेंट है किस बॉडी के अंदर, कितने चार्जेस है, क्वांटिटी में बता सकते हैं कि 200 चार्ज प्रेजेंट है, 300 चार्ज है, 800 चार्ज है, जो। क्लियर दोस्त? क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला ना Q विच इज इक्वल टू NE है। E को उधर भेज दूं तो आपको N विच इज इक्वल टू Q/E मिल जाएगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू तुम पता कर सकते हो कि एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू तुम इसको भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई कि वेयर N इज एन इंटीजर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी, the charge on electron is taken to be negative, therefore the charge on the electron is represented as -E और प्रोटॉन के लिए +E। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये क्लियर है। इस वजह से देख रहे होंगे पॉजिटिव में +E के फॉर्म में लिखा है, देखो ना 1E,
2e, ये सब प्लस में, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो -1000 या -1e, -2e, इस तरीके से। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था। तो याद रखिएगा, इसके बारे में सजेस्ट किया गया था फराडे भैया के थ्रू। फराडे आगे आपको मिलेंगे जब आप लोग मैग्नेटिज्म के बाद इंडक्शन पढ़ोगे, तब वहां देखेंगे हम लोग इनको। इसके बाद याद रखना, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करे थे मिलिकन ने इसको। क्लियर दोस्त, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो होती है कूलॉम, और डिनोट किया जाता है सिंबल C से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब यार क्लास 9 के हिसाब से बेसिक चीजें दी हुई है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ कोई भी अगर कहे कि एक कूलॉम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो वो देखने को मिलते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक ये क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अब देखो यार, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक कूलॉम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे, तो भाई क्या सच में हम लोग इसी को कंसीडर करके करेंगे? याद रखना, ये बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड है, समझ में आया? ये रेयरली आप लोग को देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा जो फिजिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो चार्जेस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वो माइक्रो कूलॉम में देखने को मिलेगा, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। क्लियर दोस्त? या फिर मिली कूलॉम में, या फिर पीको कूलॉम में, इस तरीके से। क्लियर भाई? एकदम डायरेक्ट कूलॉम की वैल्यू आपको रेयरली ही देखने को मिलने वाली है किसी भी क्वेश्चंस वगैरह में, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है इतना बड़ा, ये बहुत ही कम देखने को मिला है। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं। अब यहां पे एक और काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ना जो चार्जेस है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे भैया इग्नोर कर दिया जाता है मतलब क्या? अरे एक्चुअल में मान लो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, अब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो स्पेसिफिकली ना मैक्रो लेवल पे इसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअल में इसके वजह से ना ग्रेनी नेचर जो होता है ना उसका, वो खत्म हो जाता है, और वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है कि यार चार्जेस कंटिन्यूअसली ट्रेवल मार रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? इस वजह से मैक्रो लेवल पे हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब मान लो कोई चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यार वो हमें ऐसे दिखने को लग जाते हैं, लेट से कि यार वो किसी एक फिक्स लाइन पर ट्रेवल कर रहे हैं, और आप जानते हो चार्जेस तो पॉइंट फॉर्म में होते हैं। अब ये पॉइंट फॉर्म में ना दिखते हुए एक किस्म से हमको कैसे लग रहे हैं, फिक्स लाइन में ट्रेवल मार रहे हैं। तो इस वजह से ये क्वांटा के नेचर में ना देखते हुए आप लोग को ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते हुए देखने को मिलते हैं। इस वजह से माइक्रोस्कोपिक लेवल में इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, और ज्यादातर हम लोग डील जो कर रहे हैं चार्जेस को, वो किस में करते हैं फिर? माइक्रो कूलॉम में। समझ में आया? तो मैक्रो लेवल पे इसको कंसीडर नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे भैया ये जो समझाए, अरे ये पूरा यहीं पे लिखा हुआ है, यहां से अगर तुम पढ़ोगे ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद द चार्ज ऑफ ओनली फ्यू माइक्रो कूलॉम एट द स्केल, द फैक्ट दैट द चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट विजिबल। In this respect, the grainy nature of the charge is lost and appear to be continuous. वही जो मैं आपको अभी समझा रहा था. This situation can be compared with the geometrical concept of a point and a line. A dotted line viewed from the distance appear continuous to us but not continuous in reality. समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा था ना, उनका ग्रेनी नेचर है, वो तो यार पूरी तरीके से क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, हमको कंटिन्यूस फॉर्म में दिखने लग जाते चार्जेस ट्रांसफर होते हुए. तो एज मैनी पॉइंट वेरी क्लोज टू each other normally give an impression of an continuous line. Many small charge taken together appear as the continuous charge distribution. वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है. At a microscopic level, macroscopic level, one deal with the charge that are enormous as compared to the magnitude of the charge. सिंस इतना चार्ज होता है तो मैग्नीट्यूड हम लोग ज्यादातर 1 माइक्रो कूलॉम लेते हैं एज कंपेयर टू डायरेक्टली कूलॉम की वैल्यू के, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की हो जाती है. तो यहाँ पे वही चीजें पूरी लिखी हुई है जो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले समझाया. मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा डिटेल में फिर से समझाने की जरूरत है. अभी जो एग्जाम्पल्स वगैरह है मैं आप लोग को इसको हमारी स्पेशल क्लास में कवर अप करा दूंगा. स्पेशल क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अगली बात करते हैं कुलॉम्स लॉ की. तो कुलॉम्स लॉ क्या होता है? तो कुलॉम्स लॉ एक ऐसे टाइप का लॉ है जिसके थ्रू हम लोग ना किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब कितना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसको पता कर सकते हैं. कई लोग कंफ्यूज रहते हैं. कुलॉम्स लॉ के थ्रू दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्शन को पता किया जा सकता है. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ो तो द कुलॉम्स मेजर द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड टू बी रियरली इनवर्सली, मतलब ये कि जो चार्जेस है एक्चुअल में, मतलब जो फोर्सेस लग रहा है दो चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीपल के. मतलब किस तरीके से? इस तरीके से कि जो F है वो इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के. मान लो ये दो चार्ज है, ये चार्ज नंबर 1 है
और ये चार्ज नंबर 2 है, इनके बीच में लेट से ये फोर्स लग रहा है, F फोर्स। क्लियर दोस्त, मान लो इनके बीच की ये डिस्टेंस है। तो कूलॉम्स भैया ये कहता है कि अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब चार्जेस बहुत बड़े बड़े, अगर चार्जेस छोटे छोटे तो फोर्स बहुत कम लगेगा एक दूसरे के बीच, हाँ है ना। या फिर अगर चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो भी फोर्स कम लगेगा, और करीब करीब है तो ज़्यादा लगेगा। निब्बा निब्बी साथ रहते हैं तो तुम एक हाथ से खाना खाओगे तो मैं भी एक हाथ से, तुम एक पैर बढ़ाओगे तो मैं बढ़ाऊंगी, है ना, जो पॉपकॉर्न तुम खा रहे हो वो भी मैं ही खाऊंगी, ऐसा वाला सीन चलता है। इसी के साथ साथ आप जानते होंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फिर भूल जाते हैं ना कि खाना भी खाए कि नहीं खाए तो याद रखिएगा लॉन्ग डिस्टेंस आने की वजह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो कम हो जाता है। तो ये कूलॉम्स भैया ने हमें चार्जेस के नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। कूलॉम्स भैया ने एक और चीज ये कहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में लाइन ऑफ जॉइनिंग में लगेगा। मतलब क्या, देखो जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये दो चार्जेस है, इनके बीच में जो फोर्स है वो लाइन ऑफ एक्शन पे ही लगेगा। ऐसा नहीं कि एक फोर्स इधर लग गया एक फोर्स इधर, सेम ऐसे जा रहा था ऐसे फोर्स, ऐसे चार्ज होता ऐसे ऐसे, समझ में आएगी नहीं। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो जो स्पेसिफिकली फोर्स निकल कर आया जब इन दोनों को एड ऑन किया गया, मतलब मान लो इन दोनों को हम लोगों ने एड ऑन कर दिया इस तरीके से, तो फोर्स क्या निकला, F इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो कांस्टेंट आया K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। तो ये स्पेसिफिक फोर्स क्या है दोस्त, ये स्पेसिफिक फोर्स है कूलॉम्स भैया का फोर्स, जिसको कोलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। और ये एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि कैसे पता चला कि यार दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है। तो कूलॉम्स ने क्या करे, एक डिवाइस रहता है जिसका नाम है टॉर्सन बैलेंस, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग फोर्सेस को मेजर कर सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से उन्होंने यहाँ पे चार्जेस को पता करे कि यार उनका नेचर कैसा है और क्या वो एक दूसरे को रिपेल मार रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों। तो स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि लेट से मैं आपको क्या बोलूँ, चलो मैं समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। एग्जाम में नहीं आएगा इतना डिटेल, बट फिर भी मान लो उन्होंने क्या करे, एक रॉड लिए, इस तरफ में एक स्फीयर लगाए, इस तरफ में एक स्फीयर लगाए। ये वाला स्फीयर जो है ना ये न्यूट्रल है, ठीक है ना जो, और ये वाला कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। उनने क्या करे, एक और स्फीयर को इसके कॉन्टेक्ट में लेकर आए। उन्होंने ऑब्जर्व करे कि जब ये इस स्पेसिफिक बॉडी को इसके करीब लेकर आ रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो बॉडी है ये इससे दूर भाग रही है, और जैसे इससे मान लो जैसी बॉडी को दूर लेकर गए तो ये वापस आ जाए। मतलब ऐसा सीसॉ वाले पैटर्न में रख दिए, इधर में एक स्फीयर जो कि न्यूट्रल है और इधर में स्पेसिफिकली जो स्फीयर है वो चार्ज है। तो समझो ये न्यूट्रल, इस तरफ में चार्ज बॉडी है, इस तरफ में न्यूट्रल बॉडी है, और समझो ये एक और चार्ज बॉडी है। जैसे इसको करीब लेकर आ रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव, तो जैसे इसको इसके करीब लेकर आ रहे हैं तो ये इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दूर ले जा रहे हैं तो ये वापस न्यूट्रल हो रहा है। तो इससे समझ में आया कि दोनों के बीच में एक्चुअल में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्सेस को दिखाते हैं। तो ऐसे करके ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, बट मैंने ऊपर ऊपर से समझा दिया सो दैट तुमको ये ना लगे कि भैया ने बताया नहीं थे। तो चलो आगे बात करें। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे जो स्पेसिफिकली के की वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करती है, कौन सा मीडियम है, लाइक वाटर है, एयर है, क्या है। तो ये जो स्पेसिफिक के की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वही कथा कहानी लिखी हुई है जो मैंने आप लोग को अभी स्टोरी समझाया हूँ। होप सो आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। तो कूलॉम्स भैया ने बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग के इंसान थे, से हल्के में मत ले लेना इनको, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं। जो के की वैल्यू थी, याद है आपको स्पेसिफिकली जो के की वैल्यू मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी एक और वैल्यू भी होती है, वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब अगर आप चाहो तो न्यूमेरिकल में के की वैल्यू को रिप्लेस करके ये यूज़ कर सकते हो सो दैट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। क्लियर दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्लियर भाई लोग। इसी के साथ साथ आप ऑब्जर्व, तो इसी के साथ साथ आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व करे होंगे कि जो के की वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी। अब आप कहोगे कि भैया ये परमिटिविटी क्या होती है, तो परमिटिविटी का मतलब होता है कि यार परमिटिविटी ना कोमोलिकल की तरह होती है, वो रहते हैं ना सीरियल में, अब तो मैं इनका रिश्ता तोड़ कर रहोगी। मतलब क्या, दो चार्जेस है, इनके बीच के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को, इंट्रैक्शन जब भी कह रहा हूं डजंट मीन की अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो दो चार्जेस के बीच का जो इंट्रैक्शन है, चाहे वो रिपल्सिव फॉर्म का या अट्रैक्टिव फॉर्म का हो, तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्सेस है उनको अफेक्ट करने की कोशिश करती है। मतलब क्या, अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दोनों चार्जेस के बीच का कम हो जाएगा, अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। परमिटिविटी कम होती कहाँ पे, एयर में, इसलिए परमिटिविटी
को हम लोग एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्म में जो शो कर रहे हैं ना, मतलब परमिटिविटी इन एयर है। तो याद रखना एयर में जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा रहता है दोनों चार्जेस के बीच में, और फोर्स जब कम हो जा रहा है इसका मतलब कोई स्पेसिफिक मीडियम है, तो मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो मुझे बताना ज़रा परमिटिविटी मीडियम में ज़्यादा है या फिर एयर में ज़्यादा है, क्या है। और याद रखना जो स्पेसिफिक परमिटिविटी है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, वो होती है इतनी। तो याद रखना पड़ेगा आपको इसकी वैल्यू, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर रहता है ना, जो फाइनल पेपर आएगा उसके सामने में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पहले से गिवन रहेगी, तो ये वैल्यू भी गिवन रहेगी, टेंशन नहीं लेना। तो परमिटिविटी समझ में आया। तो परमिटिविटी दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है। वही होता है ना सीरियल में भी कि वो जो आंटी रहती है, बुआ रहती है, मौसी रहती है, वो कहीं ना कहीं नए जोड़ों के बीच में रिलेशनशिप तोड़ाने की कोशिश, अगर वो सक्सेसफुल हो गई मतलब परमिटिविटी ज़्यादा लग गई तो उनके बीच का प्यार खत्म। समझ में आया। और अगर गोपी बहू को फर्क नहीं पड़ा कि अहम जी किस लड़की के साथ घूम रहे थे तो परमिटिविटी लगी नहीं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के क्लियर हो चुका होगा। तो परमिटिविटी के बारे में मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक के समझ में आ गया। कुलॉम्स लॉ भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो मैंने जैसे अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले समझाया कुलॉम्स लॉ के बारे में, तो कुलॉम्स लॉ क्या था एक बार देख लेते वापस से। तो ये था आप लोग का कुलॉम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, जैसे यहाँ पे दो बॉडी है, दिख रहा है? हाँ जी भैया दिख रहा है हमें। ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। पहली बॉडी में भी फोर्स लग रहा है, दूसरी बॉडी में भी फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, अच्छा भैया फोर्स लग रहा है। पहली वाली बॉडी में फोर्स क्यों लग रहा है यार? मान लो अगर एक सिंगल चार्ज बैठा हुआ है तो कोई फोर्स लगेगा नहीं ना। समझो यार, आप रिया से बात करने छत पे चले गए, टेरेस पे गए हो, तो कोई है नहीं तो आप बढ़िया बातचीत करते हो, कोई रोकने वाला है, फोर्स लगाने वाला है नहीं। मान लो उसी टाइम पे बाजू वाली टेरेस पे शर्मा अंकल छत पे आ जाते हैं, आपने देखे शर्मा अंकल ने अगर मुझे मोबाइल में किसी से बात करते हुए देख लिया, मतलब मेरी समाज में इज्जत गई। आप भागोगे, लेकिन किस वजह से भागे? अंकल को देखने की वजह से। मतलब क्या, पहले वाले चार्ज में फोर्स लगा, लेकिन किसके वजह से? दूसरे वाले के प्रेजेंस की वजह से। ऐसे ही केस शर्मा अंकल के साथ भी होने वाला है। शर्मा अंकल जब टेरेस पे आए थे तो वो एक्चुअल में आए थे सविता आंटी से बात करने के लिए। तो उन्होंने देखे कि यार अगर इसने मुझे देख लिया किसी और से बात करते हुए तो शर्मा होने के खातिर मेरी समाज में इज्जत नहीं रह पाई, तो शर्मा अंकल आपको देखकर भाग गए। तो शर्मा अंकल ने फोर्स लगाया खुद पे, लेकिन किसके वजह से? आपके वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे पहले वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो खुद का फोर्स, लेकिन किसके वजह से? सेकंड के प्रेजेंस की वजह से। और सेकंड में जो फोर्स लग रहा है किसके वजह से? लग तो खुद के वजह से रहा है, लेकिन फर्स्ट की प्रेजेंस की वजह से। क्लियर दोस्तों। तो कई बार आप लोग को ना इनकी वेक्टर की वैल्यू निकालने को कहा जाता है। तो जब भी आप लोग कुलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर आप लोग निकालते तो आप लोग को क्या करना है, जो कुलॉम्स की वैल्यू है लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी में हम डिस्टेंस को यहाँ पे मॉड में ले लेंगे, हाँ या ना। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करें, यहाँ पे इसको मॉड में ले लिया इस तरीके से। अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 ही होती है, यूनिटी ही होती है, इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी है। अब जाके ये स्पेसिफिकली कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वेक्टर क्वांटिटी में। अब आप बोलोगे भैया नहीं मुझे ना स्पेसिफिकली 1-2 के लिए निकालना है। तो देखो जब आप 1-2 के लिए निकालोगे तो जो आपका फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्या है, मॉड आर है। मॉड आर की वैल्यू 1-2 हो जाएगी क्योंकि 1-2 के लिए ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली डायरेक्शन भी आपको बताना ज़रूरी है ना, इसलिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे 1-2 हो जाएगा। आप जानते हो कैप की वैल्यू क्या होती है, तो कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R12 का स्क्वायर। आप जानते होंगे कि लेट्स से ए कैप है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? वेक्टर ए अपॉन मॉड है। भैया कहाँ से आ रहा है ये सब? क्लास 11 से। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/2 अपॉन मॉड R12। क्लियर दोस्तों। ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R की पावर 3 टाइम्स और यहाँ R12। तो ये किसके लिए हो गया? F12। F21 कितना होगा? सेम टू सेम ऐसे ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, जहाँ 21 लिखा था वहाँ 12 हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है। हाँ जी, तो मैं कह सकता हूँ कुलॉम्स लॉ भी एक्चुअल में
न्यूटन के तीसरे लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, तो जो वैल्यूज आई है दोनों एक दूसरे के बराबर आई है, बट अपोजिट इन नेचर है और कुछ भी नहीं, इस वजह से हमें माइनस डिनोट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो यहां तक के था आप लोग का कूलॉम्स लॉ, मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे खासा समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था। ये जो कथा कहानी लिखी हुई है ना वेक्टर फॉर्म में, एनसीईआरटी में आप नहीं समझ पाओगे, टफ लगेगा ये थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिया जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा और कुछ भी नहीं, टेंशन ना लो, समझ में आए। आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चंस वगैरह हम लोग स्पेशल क्लास में देखने वाले, 20 तारीख को स्पेशल क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना और लाइव सेशन अटेंड कर लेना। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो भाई बाद में अभी आप देख सकते हो, वही लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहीं से। अगली बात करते हैं, अगला टॉपिक, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब क्या, मान लो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है, आपको क्या करना है कि यार उसका सुपर पोजिशन निकालना है। सुपर पोजिशन वर्ड आपको फिजिक्स में 50 जगह देखने को मिलेगा। सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि यार जो भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उनका या तो अलजेब्रिक सम कर दो या वेक्टर सम कर दो। किसका करना है अब वो डिपेंड करेगा, जैसे यहां पूछ रहा है किसका, फोर्स का सुपर पोजिशन निकालना है ना, मल्टीपल चार्जेस के थ्रू फोर्स निकालना है, तो ये सुपर पोजिशन की मदद से निकालोगे। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस जो प्रेजेंट है उनके हिसाब से। क्लियर दोस्त। पोटेंशियल में देखोगे तो वहां पे पोटेंशियल की जब सुपर पोजिशन निकालोगे तो पोटेंशियल एक किस्म से स्केलर क्वांटिटी, तब तुम लोग डेफिनेशन में वेक्टर क्वांटिटी की जगह स्केलर के लिए तुम लोग क्या लिखोगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल जो कि अवेलेबल है उस स्पेसिफिक सिस्टम में। तो यहाँ पे होता क्या है, मान लो एक सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, या फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया लेट से कि यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है Q1 चार्ज। क्लियर दोस्त। यहाँ पे Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, तो Q3 चार्ज जो है इस पे फोर्स लगा रहा है F12 और सॉरी Q2 चार्ज जो है इस पे फोर्स लगा रहा है F12 और Q3 चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F13। आपको बताना है कि नेट वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली दोनों चार्जेस का जो फोर्स होगा उनका समेशन ले लेना है। बेसिकली क्या, अरे सिंपल बात, अगर मैं कहूँ कि एक सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, सभी चार्जेस का अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स होगा, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इनका नेट फोर्स कितना निकल के आएगा, नेट फोर्स निकल कर आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 से लेकर जितने भी चार्जेस Fn तक के प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्स आप लगा सकते हो जो कि एक इंडिविजुअल चार्ज पे लग रहा है, हाँ ना। जैसे इसके रिस्पेक्ट पे लग रहा था ना, कहाँ गया, तो यहाँ पे आप लोग फिनोमिना इस तरीके से देख रहे होंगे कि यार फोर्स की अगर मैं बात करूँ F12 का क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू की वैल्यू है। ऐसी F13 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R का स्क्वायर। ये आप लोग किसकी वैल्यू देख लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी F12 की Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर वाला फॉर्म, और यहाँ पे देख रहे हो Q1 Q3 अपॉन R का स्क्वायर वाला फॉर्म। तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, F1 प्लस F2, हाँ है ना, मतलब F12 F13 दोनों को एड ऑन कर दिए, तो जो वैल्यू निकल के आई वो सुपर पोजिशन की वैल्यू निकल गई। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सुपर पोजिशन किसी भी सिस्टम के लिए निकालने को बोल दें n नंबर के लिए, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, जो भी फोर्सेस गिवन है उन सब का आपको समेशन करा देना वेक्टर सम। क्लियर दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो ये क्वेश्चन के ऊपर आप लोग को देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि 3 कोने पे ना 3 चार्जेस सेम टू सेम है, तो कई बार पूछा जाता है कि बताओ बीचों बीच यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 चार्जेस प्रेजेंट है, इनके अफेक्शन की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो याद रखना उसकी वैल्यू 0 ही निकल के आती है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ तक था आप लोग का आज की वैल्यू। आई होप आप लोग को समझ में आया। देख लो भैया नेट 40 है इसका, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आगे करेंगे। जब तक के लिए आप लोग अभी रिवाइज कर लो इसको, जो भी मैंने पढ़ाया हो सके तो एक बार आप लोग भी रीड कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है आप लोग को पूछना है मुझसे, तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही साथ मुझे जरूर फॉलोअप कर लेना अनअकैडमी में, क्योंकि मैं 20 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने वाला हूँ, लाइव सेशन रहेगा। इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम जकी डाल देना, इन्विटेशन कोड के थ्रू फ्री क्लास एनरोल हो जाएगी। क्लियर दोस्त। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, सेम वही लिंक पे जाना, इन्विटेशन कोड मांगे तो लिख लेना और फिर क्लास देख लेना। क्लियर दोस्तों। इसी के साथ साथ भाई लोग, अगर आप मेरे साथ डेडिकेटेड फिजिक्स पढ़ना चाहते हो लाइव सेशन के साथ, तो अनअकैडमी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को मेरी सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, और इसके अलावा ढेर सारे एजुकेटर के साथ आप अपनी घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो, और 12th का पूरा सिलेबस मेरे साथ अनअकैडमी में आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ कर सकते हो। वहां पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर लेना ZKI, जिसके थ्रू आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।